लिखेंगे इसी में कंटिन्यूएशन में मैटर वेव। मैटर वेव जब कोई पार्टिकल का मोशन जो है वो लाइट के स्पीड के आसपास पहुंच जाए तो वो वेव का रेडिएशन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, और उसी को कहते हैं हम लोग मैटर वेव। मतलब उसके बीम को ही मैटर वेव कहना चालू कर देंगे। और डी ब्रॉगली ने बोला कि उसका जो वेवलेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो वही कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट लगाया उन्होंने, h अपॉन लैम्डा। मतलब ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी। बस इसमें मास क्या है, उस पार्टिकल का मास है, और v है स्पीड। ये जो v है ये स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं। जब कोई चीज़ों के स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा तो फिर वो पार्टिकल नहीं बचेगा, मैटर नहीं बचेगा, फिर वो एनर्जी हो जाएगा पूरी कंप्लीटली। और जब वो एनर्जी हो जाएगा मतलब v की जगह अगर c यूज़ कर लेंगे तो उस सिचुएशन में ये फोटोन हो जाएंगे। तो v की जगह v मतलब c से थोड़ा सा कम, c के आसपास, c के कंपैरिजन में जो डेटा होता है उसका मास के साथ मल्टीप्लिकेशन मैटर वेव का मोमेंटम कहलाता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होने वाला है h अपॉन लैम्डा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, इसी को अपन p स्क्वायर बाई 2m कह सकते हैं। और p के जगह अगर ये यूज कर लेंगे h अपॉन लैम्डा, इसी को यूज कर सकते हैं h स्क्वायर बाई 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब अगर इससे रिलेट करें P को तो 2m आकर के काइनेटिक एनर्जी में मल्टीप्लाई होने वाला, तो ये रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो दो प्रकार के पार्टिकल्स मिलने वाले अपन को, एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज। अगर चार्ज पार्टिकल हो तो उसे एक्सेलरेट किया जाएगा, तो जो वर्क डन होगा वो चार्ज इनटू वोल्टेज, V का मतलब वोल्टेज, एक्सेलरेट करा जाएगा तो वर्क डन जो होगा वो चार्ज इनटू वोल्टेज के बराबर होगा, वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा। और अगर अनचार्ज पार्टिकल हो जैसे कि न्यूट्रॉन वगैरह, अनचार्ज पार्टिकल हो तो वोल्टेज की वजह से एक्सेलरेट तो नहीं होगा, तो फिर उस अनचार्ज पार्टिकल, अब बैठिए ना तो क्या बोलूं, ऐसे देखने लगता है कि जो अनचार्ज पार्टिकल होगा जिसके अंदर चार्ज नहीं है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, तो वो थर्मल एनर्जी हो सकता है। और थर्मल एनर्जी की जब बात करेंगे तो वो होता है F/2, या तो RT या तो F/2 KT। नाम तो सुने होंगे आप। F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये K मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये तब यूज़ करते जब वन मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, और ये R तब यूज़ करेंगे जब वन मोल के बारे में बात करेंगे। तो 1 मोल में ये और 1 मॉलिक्यूल में ये, तो यहाँ एक पार्टिकल की बात हो रही है तो 1 मोल वाला तो नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगेगा, 1 मॉलिक्यूल वाला। 1 मॉलिक्यूल मतलब एक पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगेगा F/2 KT। F हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम,
डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अगर सिंगल पार्टिकल है, वन पार्टिकल है, मोनो एटॉमिक है, तो उस सिचुएशंस में हम लोग रोटेशनल कंसीडर नहीं करते हैं, और जब तक कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ना जाए तब तक वाइब्रेशन भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो तब तक सिर्फ जो कंसीडर करते हैं वो क्या है, ट्रांसलेशनल। और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मतलब इसके जगह क्या यूज करेंगे अपन, 3/2 kT। क्या यूज करने वाले अपन, 3/2 kT। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनचार्ज पार्टिकल में ये जो काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 kT। K का मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये दोनों यूज कर सकते हैं। तो अगर ये मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी की जगह ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2m इंटू v बोले तो यहाँ पर चार्ज भी, इंटू q इंटू v बोले तो वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जिससे कि हम एक्सेलरेट करेंगे। अब अगर अनचार्ज पार्टिकल हो तो उसके जगह क्या यूज कर सकते हैं, 3/2 kT। इसका मतलब इसके जगह फॉर्मूला यूज हो जाएगा 3/2 kT, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3m kT। तो ये सब में से कोई भी यूज हो सकता। ये हुआ सब फॉर्मूला किसका, मोमेंटम का। जबकि हमको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालने के लिए ज़्यादातर केस में मैटर वेव का लैम्डा ही पूछा जाएगा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर निकालना जाएगा तो ये सब टर्म h अपॉन लैम्डा हो जाएगा, h अपॉन ये सब। मतलब अपन लैम्डा इक्वल टू क्या सकते हैं, h/p या h/mv, या फिर h अपॉन √2m k काइनेटिक एनर्जी, या फिर h अपॉन √2m चार्ज इंटू वोल्टेज, या फिर h अपॉन √3m kT। लैम्डा की जगह इसमें से कोई भी फॉर्मूला हमारे लिए यूज हो सकता है। इसमें से ज़्यादातर केस में इसका इस्तेमाल होता है, और जब इसका यूज होगा तो इसमें देखिए h मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब ज़्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन रहने वाला, चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स रहने वाला, 2 भी फिक्स रहने वाला। क्या बदलने वाला, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर बदलेगा और बाकी सब टर्म सेम है, फिक्स है, तो बाकी सब का कैलकुलेशन भी सेम होने वाला है। तो आपने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े भी होंगे कि इसे हम लोग √150/v यूज कर लेते हैं, ठीक है, 150/v, ये एंगस्ट्रम में आएगा, ठीक है। कुछ लोग 150 का भी रूट निकाल के रख सकते हैं, तो 150 का रूट निकालेंगे तो 12.27 आएगा बाय रूट अंडर वोल्टेज इंटू एंगस्ट्रम, ठीक है। तो इसमें से कोई भी डेटा अपन यूज कर सकते हैं, क्या कैलकुलेशंस करने के लिए, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव कैलकुलेट करने के लिए। तो मैटर वेव होता क्या है, जब किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक दे और वो स्पीड कितनी होनी चाहिए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट के स्पीड के आसपास। जैसे लाइट का स्पीड होता है 200 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होनी चाहिए, फिर उसके आसपास, मतलब 180, और लाइट की स्पीड कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 10⁶, 10⁵, 10�7, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसा स्पीड होगा तो जो पार्टिकल्स का जो मोशन है या बीम है वो अपने आप में एक वेव के जैसा काउंट होना चालू हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा वेव, मैटर वेव। ऐसा किसने बोला था, डी ब्रॉगली ने बोला था। मैटर वेव दोनों प्रकार के पार्टिकल्स के साथ हो सकता है, या तो वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हो या फिर वो अनचार्ज पार्टिकल हो। तो जब चार्ज पार्टिकल होगा तो मैटर वेव का जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ड्यू टू होता है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। और अगर अनचार्ज पार्टिकल हो तो मैटर वेव में जो वेलोसिटी रहती है, वो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म रहता है वो होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, मतलब F/2 kT। के यूज कर रहे हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्यों के यूज कर रहे हैं, क्योंकि 1 पार्टिकल के लिए अगर बात करेंगे तो के यूज करना, और 1 मोल के लिए बात यूज करेंगे तो
आर यूज करेंगे। आर मतलब रेजिस्टेंस, आर का मतलब गैस कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है उसका वैल्यू? 3 प्रकार के वैल्यू होते हैं। 0.0821 यूज करते हैं अगर यूनिट एटीएम में हो, और 2 यूज करते हैं अगर यूनिट कैलोरी में हो, और 8.314 यूज करते हैं या 25/3 अगर जूल में हो एसआई सिस्टम में। बराबर है? ठीक है, तो थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में, मैटर वेव के बारे में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, according to de Broglie, when any particles moving with comparable to speed of light, when any particle moving with comparable to speed of light, then it behaves as a wave, wave known as matter wave, अगला पॉइंट, the wavelength of matter wave is inversely proportional to momentum. The wavelength of matter wave is inversely proportional to momentum. ठीक है, inversely proportional to momentum. अगला पॉइंट, पार्टिकल may be charged or uncharged, particle may be charged or uncharged, ठीक, नीचे ये सब बातें लिख डाले आप, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, क्या पता कुछ हो जाए। क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं। जो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जहां आएगा वो निकेल क्रिस्टल होता है, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होकर के जाता है, जिस पे स्क्रीन पे कलेक्ट करते हैं इसे सभी को, तो इस जगह की इंटेंसिटी तब मैक्सिमम होती है जब इसके बीच का जो एंगल हो वो 50 डिग्री होता है। जब इसके बीच का एंगल 50 होगा तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल 65 डिग्री और ये भी एंगल 65 डिग्री होना चाहिए। इस एंगल पे जब दोनों इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच का एंगल 50 डिग्री हो, तो उस सिचुएशंस में यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। और इसके लिए जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होता है वो 54 वोल्ट होता है, 54 वोल्ट होता है। और जो वेवलेंथ निकलता है वो 1.65 एंगस्ट्रम होता है। और अगर इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होता है? 50 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो अभी तो इस बार टॉपिक हटा दिया है, बट अपन को फिर भी ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कौन से एंगल पे होता है? 54 डिग्री। जो रिफ्लेक्टर के रूप में यूज करते हो, क्या यूज करते हैं? निकेल क्रिस्टल। और इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है 50 डिग्री के एंगल पे। और जब 50 डिग्री एंगल होता है तो तब उस सिचुएशन में सरफेस और इंसिडेंट बीम या सरफेस और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच का एंगल कितना होता है? 65। ये 65 आप कैसे निकाल लेंगे? अगर ये ध्यान रहेगा तो टोटल तो 180 होना चाहिए,
तो ये 50 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए, मतलब 50 को माइनस करेंगे तो 130 आएगा, उसका हाफ करे तो 65 और 65 है। तो कुल मिलाकर 50 डिग्री अपन को ध्यान रखना है। और कब मैक्सिमम होता है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जब कितना वोल्ट हो, 54 वोल्ट हो। और उस वक्त जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, 1.65। कैसे निकालेंगे ये डेटा, वही 150 का रूट लगाएंगे तो इतना ही डेटा आएगा 1.65। ठीक है, तो ये सब डाटा फटाफट लिख डालेंगे। ये क्या होता है, किसी सरफेस पे जितने फोटोन आ रहे उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसी को कहते हैं इफिशियंसी। तो इलेक्ट्रॉन तो वही निकलेगा जिसमें फोटोन के पास वर्क फंक्शन या उससे ज़्यादा एनर्जी हो। तो अगर मान लो वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला फोटोन आया तो वो निकाल नहीं पाएगा। तो इफिशियंसी हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना निकला बाय टोटल नंबर ऑफ फोटोन। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन दैट यूज्ड फॉर रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टोटल इनकमिंग फोटोन। दोनों बातें कह सकते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होने वाला है जितना कि फोटोन के पास इतना एनर्जी हो कि वो वर्क फंक्शन या उससे ज़्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल पाए। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऐसे फोटोन होंगे जिसका वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी होगा। बट आने वाले फोटोन ऐसे भी हो सकते हैं जिसका एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो। तो इसलिए जो इफिशियंसी कहलाएंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, फोटोन जो एबल हो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनकमिंग फोटोन। तो ऐसा करके आप इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ये कोई नई बात ऐसा है नहीं कि जो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े भी आप निकाल सकते हैं ये सब बातें। मैंने फोटोन का रेस्ट मास वगैरह बता दिया था पूरा। रेस्ट मास पर अगर मान लीजिए कि मैटर वेव में इफेक्टिव मास की बात करेंगे, मास या इफेक्टिव मास जो भी है एक ही बात है यहाँ पर। रेस्ट मास और इफेक्टिव मास दोनों सेम ही है मैटर वेव में। और कितना हो जाएगा ये बताओ, मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। तो ये हो जाएगा एच अपॉन वी इंटू लेमडा, बराबर, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू एच बाई लेमडा होता है। तो v जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ सी लेमडा, सी की जगह क्या आ जाएगा, बस v। ठीक है, यही है रेस्ट मास और यही है इफेक्टिव मास। किसके लिए, फॉर मैटर वेव, फॉर मैटर वेव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चंस करा था क्या, हाँ कि नहीं, कुछ करा था ना, हाँ ठीक है। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 100 वोल्ट by 100 वोल्ट, फाइंड इट्स रेस्ट मास, comma effective mass, comma momentum, comma wavelength and kinetic energy. फाइंड, सब कुछ फाइंड करें, रेस्ट मास, इफेक्टिव मास, मोमेंटम, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी। मैं निकाल के बताऊं, रेस्ट मास और इफेक्टिव मास जो है, रेस्ट और इफेक्टिव मास दोनों सेम ही हो जाएगा और वही हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन का मास है, निकालने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बराबर, क्योंकि इसी का यूज करके तो बाकी सब निकलेगा। फिर बोला क्या निकालने, मोमेंटम, तो मोमेंटम एच अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो पहले अपन
वो निकाल लेते हैं लैम्डा। तो लैम्डा हो जाएगा 150 बाय 100 एंगस्ट्रॉम बराबर। तो हो जाएगा 12.27 बाय 10 एंगस्ट्रॉम, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम बराबर। ये हो गया वेवलेंथ। अब अगर मोमेंटम निकालना है तो h अपॉन लैम्डा कर देंगे, 6.625 10 to the power -34 by 1.227 into 10 to the power -10। ये हो गया मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो चार्ज इंटू वोल्टेज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कुछ बोला नहीं हो तो क्या सर, इतना ही बोला ना, एक और निकाले फिर। न्यूट्रॉन moving with comparable to speed of light, neutron moving with comparable to speed of light, at 300 Kelvin, 300 को 400 कर लेंगे, at 400 Kelvin, then find its wavelength, Electron 9.1 10 to the power -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.0076 AMU एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.008 AMU। और जब इसे केजी में लिखेंगे तो अप्रॉक्स में इसे हम लोग हमेशा ही 1.67 10 to the power -27 kg यूज करते हैं, दोनों के लिए, प्रोटॉन के लिए भी और न्यूट्रॉन के लिए भी। वैसे न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होगा h अपॉन, निकाल पाए आपने, √2m 3m kT, तो 6.625 10 to the power -34 by √100, 3m के जगह 1.67 10 to the power -27 इंटू k के जगह 1.38 10 to the power माइनस कितना 23 इंटू टेम्परेचर 400 Kelvin। अब देखो ये 1.67 ये 1.38 दोनों का मल्टीप्लिकेशन को रूट के बाहर 1.5 लिख लेता हूँ, लिख लो, ऊपर में 6.625, इस दोनों के बदले में इसको थोड़ा कम कर लूँगा, इसको थोड़ा बढ़ा लूँगा तो 1.5 हो जाएगा। 400 का 20 -27 -23 हो जाएगा 50, तो 10 to the power -25, फिर वैसे रूट के अंदर 3, रूट के अंदर t जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.75 ऐसा, ठीक है। अब ये इंटू 10 to the power -34, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6.6 बाय ये 30 हो जाएंगे इंटू 1.75 इंटू 10 to the power, यहाँ एक जीरो कैंसिल कर दो, 30 हो जाएगी कि 3 हो जाएगी, नहीं 30 10 to the power 9 -9। कभी कभी रिलेशन पूछ सकता है आपको, तो ये ध्यान रखना है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ऐसे ही देखिए यहीं से। ठीक है, अल्फा पार्टिकल accelerated with 1000 volt, alpha particle accelerated with 1000 volt, then find its kinetic energy, wavelength
एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ एंड मोमेंटम। अब अल्फा के बारे में, अल्फा का मतलब हीलियम का आयंस, बराबर। इसके जो मास यूज होंगी 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और जो चार्ज यूज होंगे 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी तो सीधे सीधे क्या हो गया, Q इंटू वी, तो 2 टाइम्स ऑफ 1000 ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 150 बाय, ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मास जो है वो वहाँ पर किसका यूज था, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ किसका यूज है, प्रोटॉन का, मतलब अल्फा का। ठीक है, तो यहाँ पर यूज करना है अपन को H अपॉन रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑफ अल्फा इंटू वोल्टेज, ये यूज करना है। तो देखो आप इसमें अपन चाहे तो यूज कर सकते हैं पुराने वाले को। मास ऑफ जो अल्फा है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है, इसे 1840 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, बराबर है ना। मास ऑफ प्रोटॉन 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो मालूम है ना। ठीक है, और ये चार्ज तो फिर इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है वहाँ पर, तो इसके बदले में 2, मतलब आपको ये वाला टर्म जो है वो और ये 2, ये जो 2 टर्म है वो बाहर का रूट के अंदर रखना पड़ेगा। मतलब आप इसे रूट अंडर 150 बाय ये वाला चार्ज का 2 इंटू 4 इंटू 1840 इंटू जो वोल्टेज है कितना है 1000। ठीक है, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा में आया, बराबर है ना। पिछला कैलकुलेशन जो इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होगा उसमें इतना एक्स्ट्रा आया। ये 2 आया चार्ज ऑफ मतलब चार्ज की वजह से 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। समझ पा रहे हैं आप लोग कि इसी में डेटा रख के बताओ, इसमें डेटा रख के बता रहा हूँ, आसानी होगा। चार्ज की जगह 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 का तो कैलकुलेशंस कर लिए, ये 150 में आ गया ये 2। ठीक है, यहाँ चार्ज की जगह जो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नंबर 2 है, और ये मास की जगह 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन आएगा तो मास ऑफ प्रोटॉन की जगह 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो बाकी कैलकुलेशन ऑलरेडी यूज हो चुका, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल 0 0 कैंसिल हो गया, 4 का 2 बाहर, फिफ्टीन का 1.25 ले लेता हूँ इंटू 184 का 1.7, और फिर यहाँ बचेगा 100 का 10, यहाँ 20 का 4.5, ये हो गया। या तो आप ये कर लीजिए या फिर आप इसमें डेटा रखिए 6.625 10⁻⁻34, वहाँ से कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। 100 का आपके जैसा भी हो। मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 इंटू चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1000। इलेक्ट्रॉन बीम accelerated by
एक्सेलरेटेड बाय 220 volt DC supply. 220 volt DC supply. Find wavelength and momentum.